नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है खबरों के आपके पसंदीदा शो देश प्रदेश का। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। कन्नौज में एक कैदी जेल से निकला और ब्रेक डांस करने लगा। क्या आपको पता है कि लखनऊ में जाम से छुटकारा देने के लिए जल्द ही एलिवेटेड रोड शुरू हो सकती है। खबरें 2 शपथ ग्रहण की भी होंगी, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत देश की बड़ी खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था, लेकिन वो भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। देखिए पूरी खबर। Honorable members, this chamber is more than just a house of debate. आपका ये मर्यादित आचरण है। आप अपनी अपनी सीट पर दें। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। गुरुवार को संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की ही भेंट चढ़ा। शुरुआती 2 दिनों के हंगामे और शोर शराबे का आलम सदन में गुरुवार को भी रहा। सोमवार और बुधवार को जहां अडानी और संबल के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, तो वहीं गुरुवार को केरल की वायनाड से सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा के शपथ लेने के तुरंत बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में जोरों का हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी एक न सुनी। आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभावों को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त दिया है और दूंगा। संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। विधानसभा में शुरुआती हंगामे के बाद जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और सभापति जगदीप धनखड़ अपनी सीट पर पहुंचे ही थे कि विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। Honorable members, this chamber is more than just a house of debate. Our national spirit has to echo from here. Parliamentary disruption is not remedy, it's a malady. It weakens our foundation. It slides Parliament into irrelevance. We must continue to have our relevance. I cannot allow this House to get into irrelevance. We should not dishonor the spirit of those who gave us this Constitution. सदन में विपक्ष के लगातार हंगामे और सभापति और अध्यक्ष के बार बार समझाने के बाद भी जब विपक्षी सांसद नहीं माने, तो आखिरकार दोनों सदनों की कार्रवाई को 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो संसद की कार्रवाई आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। देश प्रदेश में अगली खबर यूपी की बड़ी खबर है। संभल हिंसा मामले में अब पुलिस का बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। कल जुमे की नमाज है, इसको लेकर भी प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। संभल हिंसा मामले में ये वो हथियार हैं जो बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। पुलिस ने संभल हिंसा में इस्तेमाल अवैध हथियारों को बरामद किया है और इसका इस्तेमाल करने वालों की तलाश भी हो रही है। इलीगल वेपन्स वहां से रिकवर हुए हैं। अभी और भी पड़ताल चल रही है, हो सकता है और भी निकल सके। वहां पे मौके पर उसी दिन वहां से और वहां से कुछ दूरी पर से कई सारे वेपन्स रिकवर किए गए। संभल हिंसा के बाद पड़े पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और मुरादाबाद कमिश्नर अंजनेय कुमार ने साफ कहा है कि अगर किसी ने जुमे की नमाज को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। स्पष्ट है कि हमारी तैयारी पूरी है। जितने लोग जुमे की नमाज अदा करने जाएंगे, सामान्य तौर पर जो जहां नमाज अदा करता है वहां पे नमाज अदा करेगा। बाकी अगर कोई अगर इस तरीके की चीज जो अलग है, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली करेगा, तो उसके लिए हम जवाब देने को तैयार हैं। इसके अलावा संभल हिंसा मामले में अभी तक कुल 28 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इन लोगों पर भीड़ को इकट्ठा करने और भड़काने के आरोप है, जबकि अब तक करीब 250 लोग चिन्हित हो चुके हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, संभल में स्थिति सामान्य है। बाजार और स्कूल वगैरह सब खुले हुए हैं। एहतियातन वहाँ पर इस समय फोर्स लगाई गई है। अभी तक जो गिरफ्तारियां थी, 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया, तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में उनकी बातचीत पकड़ी गई थी, जिसके आधार पर जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है
और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। संभल में फिलहाल शांति कायम है और उम्मीद है कि जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण ढंग से होगी। देश प्रदेश में अगली खबर अजमेर से है। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली एक याचिका को कोर्ट से स्वीकार कर लिया गया है। क्या है दावा और क्या है इसका पूरा आधार, देखिए इस रिपोर्ट में। दावा किया गया है कि राजस्थान का अजमेर शरीफ दरगाह एक शिव मंदिर पर बना है। इसको लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अजमेर की सिविल कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। नोटिस अजमेर दरगाह कमेटी, एएसआई और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भेजा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अजमेर की सिविल कोर्ट में इस याचिका को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर किया था। याचिका में भगवान महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि दरगाह के स्थल पर पहले एक शिव मंदिर था। इसको लेकर कोर्ट में कई सबूत रखे गए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे सस्ती लोकप्रियता का रास्ता बता रहे हैं। हरबिलास शारदा, जो कि म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर है अंग्रेजी सरकार में, और बाद में राजस्थान के सिविल जज भी रहे, और उसके बाद वो अंग्रेजों की ब्रिटिश काउंसिल में एक महत्वपूर्ण कमेटी होती थी, उसके सदस्य रहे हैं। तो उनकी बात में बहुत गंभीरता है। उन्होंने विस्तार से अजमेर दरगाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहां एक बुलंद दरवाजा है, वो बुलंद दरवाजे पे आप हिंदू कलाकृति, हिंदू नक्काशी और हिंदू संस्कृति ही दर्शाती है। जो वादी हैं, इन्होंने जो दावा पेश किया है, ये सिर्फ 1910 में जो हरविलास शारदा जी की किताब है द अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसकी बुनियाद बना करके। हरविलास शारदा जी एक सम्मानित व्यक्ति थे इस शहर के, लेकिन वो हिस्टोरियन नहीं थे। उनकी जो किताब में उन्होंने बात लिखी, उसकी कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है, कहीं से साबित नहीं होता है। इस 100 साल पुरानी किताब से 850 साल की हिस्ट्री को नहीं मिटाया जा सकता। हिंदू पक्ष की याचिका में जो दरगाह को मंदिर होने का दावा किया गया है, उसके पीछे के मुख्य 3 आधार बनाए गए हैं। हिंदू पक्ष के दावों के 3 मुख्य आधार हैं। पहला, दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिर के दरवाजों की तरह है। नक्काशी भी हिंदू मंदिर का इशारा देते हैं। दूसरा आधार दरगाह के ऊपर स्ट्रक्चर को लेकर है, जो हिंदू मंदिर के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि गुंबदों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू मंदिर तोड़कर दरगाह बनी है। तीसरा आधार है पानी और झरने। हिंदू पक्ष का दावा है कि शिव मंदिर के पास पानी और झरना दोनों होते हैं, वो अजमेर दरगाह में भी हैं। फिलहाल किसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो कोर्ट तय करेगा। 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई होनी है। देश प्रदेश की अगली खबर पूरे यूपी वालों के लिए गर्व का सबब है। दुनिया का पहला ऑडियो विजुअल सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। ऑडियो विजुअल सम्मेलन में क्या कुछ होगा, उसको लेकर गुरुवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्कशॉप का आयोजन हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के आह्वान पर हिंदुस्तान दुनिया का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट कराने के लिए तैयार है। फरवरी 2025 में होने वाले इस समिट के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और उसी समिट के प्रचार के सिलसिले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल पर गुरुवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। वर्कशॉप का उद्देश्य क्रिएट इन इंडिया वेव्स 2025 चैलेंज के बारे में जागरूक करना था। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में भारत इस विश्व की पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट जो 5 से 9 फरवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगी, वो करने जा रहा है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो इस तरह की किसी विश्व स्तरीय समिट का आयोजन कर रहा है। और उसी समिट के प्रचार के क्रम में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो चल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों को रजिस्टर करवाने, भाग लेने के उद्देश्य से। दरअसल इस अभियान के जरिए भारतीय डिजिटल कंटेंट को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का एक प्रयास है।
लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष मुकुल श्रीवास्तव भी वेब समिट को भारत के नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ओलंपिक के तौर पर देख रहे हैं। वेब्स आगामी फरवरी में एक अंतर्राष्ट्रीय समिट होने जा रही है, जिसमें दुनिया भर के क्रिएटर्स भी शामिल होंगे और भारत की तरफ से जो लोग न्यू मीडिया में काम कर रहे हैं उनका एक कार्यक्रम होगा। एक तरीके से आप एक ओलंपिक समझ सकते हैं। जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए वहाँ उनको अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका मिलेगा, और अगर उनकी प्रतिभा जूरी को समझ में आती है तो चुने जाने के बाद जापान में उनको ट्रेनिंग मिलेगी। और उसके अलावा भारत सरकार वो एक बहुत बड़ा कैश प्राइज भी दे रही है। हिंदुस्तान तैयार है अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक वैश्विक मंच देने के लिए। वेब्स 2025 भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार की ये पहल ऐतिहासिक है। और अगली खबर देश से खबर सदन की कार्रवाई से ही जुड़ी है। शीतकालीन सत्र में हंगामे के बीच ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर बने जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पर ब्रेक लग गया है। दरअसल शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी थी। जेपीसी की अगुवाई कर रहे जगदम्बिका पाल का दावा था कि रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर अड़े थे और जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश होने के एक दिन पहले ही इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। जेपीसी कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश हो गया है। बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन सदन में रिपोर्ट होगी पेश। जेपीसी के प्रमुख जगदम्बिका पाल ने कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव किया पेश। दरअसल जेपीसी के गठन के बाद से विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे। सांसद आरोप लगा रहे थे। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने तय प्रक्रिया पूरी किए बिना ही मसौदा रिपोर्ट तैयार कर ली है। वहीं जगदम्बिका पाल का कहना है कि सबको अपनी राय रखने का समान अवसर दिया गया है। मुझे लगता है ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने बनाया, पिछले 3 महीने में लगातार 29 मीटिंग्स हुई, मोर देन 147 डेलीगेशंस आए, जिसमें स्टेट के ऑफिशियल्स, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, मुस्लिम्स के जितने संगठन हैं, चाहे इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात उलमा हो, चाहे ज़कात फाउंडेशन हो, चाहे तमाम सभी संगठनों को मैंने अवसर दिया। तो जेपीसी के सामने जो मैंडेट था यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ हम मीटिंग करें। बुधवार को जेपीसी की 8वीं बैठक का विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद जगदम्बिका पाल ने जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश करने की बात कही थी। अब बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ के आरडीएसओ स्टेडियम में इनोरेल इंडिया 2024 प्रदर्शनी 28 नवंबर से शुरू हो गई है, जो 30 नवंबर तक चलती रहेगी। इसमें देश विदेश की कंपनियां आई हुई हैं जो रेलवे से जुड़ी अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को यहां प्रदर्शित कर रही हैं। इनोरेल प्रदर्शनी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दूरदर्शन संवाददाता दुर्गा शर्मा ने आरडीएसओ लखनऊ के महानिदेशक उदय बोरवडकर से विशेष बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय रेलवे टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर नित्य नए प्रयोग कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, और इसी इनोवेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जो इसका हिस्सा है उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए यहाँ आरडीएसओ लखनऊ जो स्टेडियम है वहां पर एक इनोरेल प्रदर्शनी आज से शुरू हुई है, जो 3 दिन तक चलेगी। और इसके बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए आरडीएसओ के महानिदेशक दूरदर्शन के साथ हैं। ये जो इनोरेल प्रदर्शनी है ये एक्चुअली अब ये एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी है, और इसमें देश विदेश से एग्जिबिटर्स जो रेल रोड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमारा जो ये नाम है प्रदर्शनी का वही इनोरेल है, मतलब इनोवेशन इन रेलवेज। तो नए नए विचार, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी जो रेल के सफ़र को और अच्छा, आरामदायक और सेफ और रिलायबल बना सके, उसके लिए ये प्रदर्शनी है। सर, आपने कहा कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, तो देश के बाहर से भी कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? विभिन्न देश जो हैं जो रेल रोड्स में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, यूके है, इस तरह के जो देश हैं जो जहाँ पे रेल रोड सिस्टम्स काफ़ी डेवलप्ड हैं।
तो वो अपनी टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे प्रदर्शित कर रही हैं। हमारे उच्च अधिकारी जो भारतीय रेल के हैं, न सिर्फ आरडीएसओ के, लेकिन भारतीय रेल से भी कई अधिकारी यहाँ पर आए हैं, इवन रिटायर्ड अधिकारी भी आए हैं। और हम सभी इन स्टॉल्स पे व्यक्तिगत रूप से जाके और हर एक स्टॉल को अच्छे से देखेंगे, उनकी क्या टेक्नोलॉजिकल ऑफरिंग है उसको समझेंगे। और न सिर्फ आज और कल और परसों, बल्कि मैं तो इससे व्यक्तिगत रूप से इसकी तैयारियों से भी जुड़ा हुआ हूँ, ताकि तैयारियां बहुत अच्छी हों। और कल भी हमने बहुत समय बिताया है इस बात के लिए। आप आश्वस्त रहें, सभी लोग आश्वस्त रहें कि हम हर एक स्टॉल को बहुत गौर से देखने वाले हैं और उनसे हमें बहुत अच्छे टेक अवेज और लर्निंग्स मिलने वाली हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ आरडीएसओ ने दिया है। आरडीएसओ स्टेडियम में ये एग्जीबिशन 30 तारीख तक लगी रहेगी और कोई भी यहाँ पर आकर रेलवे को समझ सकता है, आरडीएसओ की वर्किंग को समझ सकता है और आरडीएसओ क्या नया लेकर आया है, रेलवे क्या इनोवेशन कर रहा है, उसको जान सकता है। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश। और देश प्रदेश में अब देश की वो खबर दिखाते हैं जो है तो मुंबई से, लेकिन उसको लेकर पूरे देश में हड़कंप मच गया। मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में पीएम मोदी को लेकर एक धमकी भरी कॉल ने सनसनी फैला दी। किसने दी ये धमकी, रिपोर्ट में देखिए। गुरुवार को मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में आई कॉल ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। कॉल करने वाला शख्स साधारण था, लेकिन कॉल साधारण नहीं थी, ये एक धमकी भरी कॉल थी। धमकी भी किसी आम इंसान के लिए नहीं थी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन पीएम मोदी को लेकर था। पीएम को धमकी, साजिश किसकी? मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में गुरुवार को एक धमकी भरा कॉल आया। फोन करने वाली महिला ने पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। मुंबई पुलिस ने 34 साल की एक महिला को हिरासत में लिया, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। महिला ने शरारत में कॉल कर दिया था। पुलिस मामले की जांच में लगी है। पुलिस को फिलहाल महिला का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो पॉलिटेक्निक चौराहे पर जाकर आप मुस्कुरा नहीं पाएंगे। पॉलिटेक्निक चौराहे के जाम को लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में अब जल्द ही यहां पर जाम से मिल सकती है निजात। कैसे? रुख अपनाया था और पिछले दिनों उसकी सुनवाई भी हुई थी। हाईकोर्ट ने एलडीए को जाम का उपाय करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही एलिवेटेड रोड बनाने पर विचार हुआ था। हालांकि अभी एलिवेटेड रोड का निर्माण कौन करेगा, इसको लेकर चीजें साफ नहीं है, लेकिन फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है एलिवेटेड रोड को लेकर स्थितियां और साफ हो जाएंगी। और अब खबर देश की। सदन में हंगामे के कारण भले ही कार्रवाई बाधित है, लेकिन इसी बीच वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची। प्रियंका ने आज संसद में शपथ लेते ही गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अपने भाई राहुल गांधी की ही तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हाथ में संविधान की प्रति लेकर लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। प्रियंका गांधी लोकसभा जाने वाली गांधी परिवार की 16वीं सदस्य हैं। पहली बार गांधी परिवार से मां और 2 बच्चे एक साथ सांसद हैं। दूसरी बार होगा कि लोकसभा में गांधी परिवार के भाई बहन सांसद रहेंगे। इससे पहले 1953 में जवाहरलाल नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित की भाई बहन की जोड़ी संसद में थी। Yes, we are all very happy and proud. We are very happy. प्रियंका गांधी वाड्रा के शपथ के लिए बेटे रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा भी पहुंची थीं, जबकि भाई राहुल गांधी भी साथ थे।
इसी दौरान जब प्रियंका गांधी संसद की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तो राहुल गांधी ने उन्हें रोककर तस्वीर ली। हालांकि तस्वीर लेते समय कांग्रेस के कई सांसद भी आ गए। केरल की वायनाड से सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी वाड्रा ने शपथ में साड़ी भी केरल की पारंपरिक पहनी थी। प्रियंका ने केरल की पारंपरिक कासवू साड़ी पहनी थी। साड़ी के किनारे पर सुनहरे ब्रॉकेट के काम को कासवू कहते हैं। पारंपरिक रूप से कासवू महीन सोने या चांदी से बने धागे को कहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा परिवार में दादी इंदिरा, मां सोनिया और भाई राहुल के बाद चौथी सदस्य हैं, जो दक्षिण भारत से संसद पहुंची हैं। अब ये बात तो जग जाहिर है कि कोई जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर किसी को जेल हो गई तो फिर बाहर आकर कैसी खुशी मिलती है, इसका सबूत मिला कन्नौज में, जहां एक कैदी बाहर आया तो जेल के गेट पर ही खुशी में झूमने लगा। तस्वीरें यूपी के कन्नौज की हैं। खुशी में प्रभुदेवा बना शख्स कैदी था। जेल से बाहर निकला तो खुशी में जेल के गेट पर ही ब्रेक डांस कर झूमने लगा। जेल से रिहा होने की खुशी में ब्रेक डांस करने वाले शख्स का नाम शिवा नागर है। ये छिबरा मऊ का रहने वाला है। शिवा नागर पिछले 9 महीने से जेल में बंद था। मादक पदार्थ के केस में शिवा नागर को गिरफ्तार किया गया था। केस में 1 साल की सजा मिली थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से जुर्माना नहीं भर पाया। लेकिन रिहाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कोशिशों से बुधवार को वो रिहा हुआ। शिवा के साथ एक और कैदी को भी रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद शिवा नागर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गेट से बाहर आते ही उसने अपना झोला एक तरफ रखा और ब्रेक डांस करने लगा। वीडियो में पीछे खड़े पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, साथ में वकील भी वीडियो में दिख रहे हैं। करीब 1-2 मिनट तक ब्रेक डांस करने के बाद लोगों ने शिवा नागर के लिए तालियां भी बजाईं। किसी ने कैदी के ब्रेक डांस का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और देश प्रदेश में अभी वक्त तो चला है ब्रेक का। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड का। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और समय एक बड़ी खबर आ रही है देश से। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर एक बड़ी खबर है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस अभी दिल्ली पहुंचे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी। उनके साथ आज बैठक हो सकती है अमित शाह के साथ, और बैठक में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी होंगे शामिल। इसी बैठक से महाराष्ट्र के नए सीएम का नाम निकलने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बैठक में महाराष्ट्र के अगले सीएम का नाम तय हो सकता है। बड़ी खबर इस समय महाराष्ट्र की सियासत से आपको बता रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद से ही सीएम के नाम को लेकर जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं, और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज बैठक हो सकती है। बैठक में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल होंगे, और जाहिर तौर पर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अगले सीएम का जो नाम है वो इस बैठक में तय हो सकता है। तो महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह से मिलने गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज बैठक हो सकती है। एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे हुए हैं।
तो अपनी अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो प्रदेश से है। महाकुंभ का शुभारंभ होने वाला है, ऐसे में देश प्रदेश में हम आपको रोज महाकुंभ हलचल दिखाते हैं। इसमें महाकुंभ से जुड़ी 5 बड़ी खबरें देखिए बिल्कुल फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी 13 दिसंबर को खुद गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री महाकुंभ आयोजन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले डीएम या मेला अधिकारी ही महाकुंभ की शुरुआत करते रहे हैं। महाकुंभ मेले का नजारा मोबाइल पर 360 डिग्री व्यू में दिखेगा। गूगल मैप के इस फीचर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण से हुए समझौते के तहत गूगल ये सेवा देगा। प्रयागराज महाकुंभ को स्वच्छ, सुरक्षित और प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए गंगा सेवा दूत तैनात किए जाएंगे, जिन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये सेवा दूत स्वच्छता के साथ ही आपदाओं से बचाव की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के दौरान हवाई यातायात में भारी वृद्धि की संभावना है। इसे देखते हुए 21 अतिरिक्त उड़ानों का प्रस्ताव रखा है, जो देश भर के विभिन्न शहरों से प्रयागराज के लिए संचालित की जाएगी। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए जमीनों का आवंटन शुरू हो गया है। प्राइम लोकेशन की कीमत लाखों रुपए में है। प्राइम लोकेशन पर कचौड़ी की एक दुकान 92 लाख रुपए में बिकी। और देश प्रदेश में एक बार फिर से रुकेंगे ब्रेक के लिए। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात देश की। झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी गठबंधन का पूरा जमावड़ा भी दिखा। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। इसी के साथ झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड में लगातार दूसरी बार जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी है। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बने हैं। झारखंड में सीएम की कुर्सी पर 2210 दिन बैठने का रिकॉर्ड अर्जुन मुंडा के नाम है। हेमंत सोरेन 2169 दिन सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। चौथे कार्यकाल में 40 दिन होते ही झारखंड में सीएम कुर्सी पर सर्वाधिक दिन बैठने का रिकॉर्ड हेमंत सोरेन के नाम हो जाएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर विपक्षी गठबंधन का जमावड़ा लगा था। विपक्ष के अधिकतर बड़े नाम मंच पर मौजूद थे। शपथ समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद थे। इसके अलावा आरजेडी से तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी भी थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे रांची। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु से उदयनिधि स्टालिन भी मंच पर थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। जिस जनता ने चुन करके दोबारा सरकार बनाई है, मैं जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन जी को एक बार फिर उन्होंने मौका दिया है झारखंड को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए। 5 साल सरकार चलाएंगे और झारखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। इससे पहले हेमंत सोरेन अपने पिता और जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के घर पहुंचे थे और उनसे आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर भी पिता शिबू सोरेन और मां मौजूद थी। और देश प्रदेश में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएम स्पॉट पर। ये हो गया चेकमेट।
कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। अब खबर फिल्मी दुनिया के दीवानों के लिए खबर प्रदेश से है। वाराणसी का मशहूर मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है। इस बार इस फेस्टिवल में 19 विदेशी और 11 पूर्वांचली फिल्मों के अलावा क्या क्या खास होगा, देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर मशहूर वाराणसी में दिसंबर के दूसरे हफ्ते से फिल्मों की चहल पहल दिखाई देगी। वाराणसी में मशहूर मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है। मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 13 से 15 दिसंबर तक होगा। फेस्टिवल में कुल 60 फिल्में दिखाई जाएंगी। ये फिल्में भोजपुरी, बांग्ला, हिंदी, तमिल, असमिया और मराठी समेत कई भारतीय भाषाओं में होंगी। जानकारी के मुताबिक फिल्म फेस्टिवल के लिए करीब 150 फिल्मों की एंट्री आई थी। इस फिल्म फेस्टिवल में 19 विदेशी फिल्में भी होंगी, जबकि पूर्वांचल की भी 11 फिल्में फेस्टिवल का हिस्सा होंगी। मणिकर्णिका फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट और नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट की ओर से कबीर चौरा स्थित नागरी नाटक मंडली में ये फिल्में दिखाई जाएंगी। और देश प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।